खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नजर डालते हुए। हाथरस में घिरी योगी सरकार ने कहा, बदनाम करने की साजिश। पीड़िता का रेप न होने की रिपोर्ट में दम नहीं, बीजेपी का प्रचार झूठा। बीच चुनाव में तेजस्वी पर दलित नेता की हत्या का केस, मुश्किलें बढ़ी। चिराग के कंधे से बीजेपी का वार, बढ़ सकती है बीजेपी जेडीयू में तकरार। किसानों की ट्रैक्टर रैली में राहुल बोले, कानूनों को रद्द किया जाएगा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन ये है कि आप तो ये जानते ही हैं कि गोदी मीडिया का चरित्र कैसा है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मनचाही सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। हाथरस मामले में बुरी तरह घिर चुकी योगी सरकार ने कहा है कि उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बीते 5 दिनों में खुद सत्तारूढ़ बीजेपी के दर्जन भर बड़े राष्ट्रीय नेता, पदाधिकारी, सांसद व विधायक हाथरस कांड को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। योगी सरकार के सलाहकारों का कहना है कि हाथरस में विपक्ष, कुछ पत्रकारों व नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन से जुड़े संगठनों के साथ कुछ सामाजिक संगठन योगी सरकार की छवि बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सवाल यहाँ यह है कि आखिर योगी सरकार कब तक सीएए विरोधियों, पीएफआई की आड़ लेती रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार ये बात कह चुकी है कि सरकार की छवि खराब करने के लिए सुनियोजित साजिश की गई। उसे इस बात का जवाब देना चाहिए कि वह अपराध पर काबू क्यों नहीं पा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद व उनके 400 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि उसी क्षेत्र में बीजेपी से जुड़े सवर्ण समाज के लोग बैठकें कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो बहुत साफ है कि योगी सरकार अब बुरी तरह से हिली हुई है, घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो अब एक साजिश का बहाना रच रही है, ताकि लोगों के दिमाग में दूसरी बातें डाली जा सकें। जैसे ये कि विपक्ष साजिश रच रहा है, जैसे सामाजिक संगठन जो मानवाधिकारों की बात करते हैं, दलित के अधिकारों की बात करते हैं, उन पर दोष मढ़ा जा सके कि वो अशांति पैदा कर रहे हैं, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से योगी सरकार जो बहुत शानदार काम कर रही है उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि उसकी पुलिस ने, उसके स्थानीय प्रशासन ने क्या क्या चूक की है। जो पीड़िता थी उसकी जो एफआईआर है लिखने में किस किस तरह से कोताही की गई, कैसे दबंगों को बचाने की कोशिश की गई, कैसे उस पीड़िता को आधी रात को 2 बजे बिना परिवार वालों की सहमति से, बिना जो भी कर्मकांड होते हैं, जो अंत्येष्टि के संस्कार हैं, उनको पूरा किए बिना उसको, उस लाश को, डेड बॉडी को जला दिया गया। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो उनकी तरफ से गलती हुई हैं। इसको स्वीकार करने के बजाय अब किसी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात करना, संगठनों को निशाना बनाना, गिरफ्तारियां करना, जेल में डालना, ये एक पैटर्न भी बन गया है उत्तर प्रदेश में कि जब भी कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, सरकार की नाकामियों को उजागर करता है, कोई आंदोलन होता है, तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार इसी तरह से टारगेट करती है, उन्हें बदनाम करती है, उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं, उन्हें अरेस्ट करके जेल में ठूस दिया जाता है और उनको बदनाम करने के लिए पोस्टर भी लगा दिए जाते हैं। तो अब यहाँ भी वही सब हो रहा है, जबकि
जो सवर्ण हैं वहाँ के बहुत सारे, वो अलग से कार्यक्रम कर रहे हैं इस घटना के विरोध में। अपने जो हत्यारे हैं अपनी जाति के, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन गतिविधियों को योगी सरकार नहीं रोक रही है और सवर्णों के हौसलों को बढ़ा रही है और दलितों को इस तरह से दबाने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरे जो सरकार का चरित्र है इस हाथरस की घटना में सामने आ गया है। और वो चरित्र ये है कि वो दलितों के खिलाफ काम कर रही है, वो सवर्णों और ख़ास तौर से जो क्षत्रिय जाति के लोग हैं उनके दमन को, उनके अत्याचारों को अनदेखा कर रही है। उनको अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। पुलिस और प्रशासन उनके साथ रहता है और दलितों का साथ नहीं देता, उनको दबाने कुचलने की कोशिश होती है। और जब इसका विरोध किया जाता है तो जो विरोध करने वाले हैं उनको निशाना साधा जाता है उन पर, और ये भ्रम फैलाया जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है किसी साजिश के तहत हो रहा है। जबकि इस घटना के बारे में बीजेपी के नेता ही विचलित हैं। बीजेपी के नेता ही योगी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। उन्हें इसकी चिंता सता रही कि जिस तरह से योगी सरकार दलितों के खिलाफ अत्याचार को रोक नहीं पा रही है, उससे यूपी में भी और बिहार में भी हर जगह उसे नुकसान हो सकता है, राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगर नहीं संभलती है, नहीं समझती है, तो आने वाले दिनों में उसके लिए और भी परेशानियां खड़ी होना तय है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जिस रिपोर्ट के आधार पर हाथरस में बलात्कार की घटना को सिरे से खारिज कर रही थी, अब उस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया गया है। और ये काम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मुख्य मेडिकल ऑफिसर ने किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस रिपोर्ट का कोई महत्व ही नहीं है। योगी सरकार दलित युवती के साथ बलात्कार की बात को खारिज कर रही है। मेडिकल अफसर ने कहा कि उस युवती के साथ बलात्कार की घटना के 11 दिन बाद नमूने लिए गए थे, जबकि सरकार के दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि घटना के 96 घंटों के अंदर ही नमूने ले लिए जाने चाहिए। इसलिए ये रिपोर्ट बलात्कार की पुष्टि नहीं कर सकती। ये भी पता चला है कि पीड़िता ने पहले ही दिन बलात्कार की बात कही थी, लेकिन न जाने क्यों योगी सरकार इस बात को जीजान से साबित करने पर तुली है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है हाथरस के मामले में, ऐसा लगता है, जो मैंने अभी पहले कहा, कि दबंगों को बचाने के लिए और अपनी छवि को इस तरह से बचाने के लिए कि उस पीड़िता के साथ कुछ हुआ ही नहीं था, ये साबित करने पर आमादा है, ताकि ये लगे कि गलती उस लड़की की थी, उस पीड़िता की थी, ना कि इन दबंगों की थी, और ना ही सरकार की थी, और ना ही पुलिस की थी, और ना ही वहाँ के स्थानीय प्रशासन को थी। जबकि ये पूरी बीजेपी यही कर रही है, क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो जारी करके ये साबित करने की कोशिश की थी शुरू में ही कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है। इस तरह के 3 वीडियो आ चुके हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि रेप नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप वीडियो को देखें और उसका पूरा एक शब्द ध्यान से सुने, तो वो लड़की यही कह रही, उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। अब रेप का मतलब ये जो बंद दिमाग के लोग हैं, उन्होंने नई परिभाषा, नए नियम कानून नहीं पढ़े हैं, इसलिए उनके दायरे में रखकर नहीं सोच रहे हैं और अपनी परिभाषाओं के हिसाब से उसको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही, वही स्थानीय पुलिस शुरू से करती आ रही कि उस लड़की के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये रंजिश का मामला था, ये उनकी उस लड़की के वहाँ उन दबंगों के साथ अफेयर का मामला था। तरह तरह की जो चीज़ें ऐसे में स्थानीय प्रशासन, पुलिस अपने को बचाने के लिए करती हैं, वो किया जा रहा है। लेकिन अगर सरकार के स्तर पर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये भयानक होता है, क्योंकि इससे ये मैसेज जाता है कि इस तरह के हत्यारों और बलात्कारियों को सरकार की तरफ से संरक्षण मिलेगा, क्योंकि उसे अपनी छवि बचाने की चिंता ज़्यादा है, दलितों को संरक्षण देने की चिंता कम है। उनको आश्वासन देने, उनको भरोसा उनके अंदर पैदा करने की कोई कोशिश यूपी सरकार नहीं कर रही है। तो अब जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो मेडिकल कॉलेज है, उसके सीएमओ ने जो कहा है उस पर गौर किया जाना चाहिए कि 96 घंटे के अंदर
अगर टेस्ट किया जाता है तभी उसकी रिपोर्ट को प्रामाणिक माना जाता है। 11 दिन बाद तक वो प्रमाण नहीं रह जाते हैं, उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये बात योगी सरकार को समझना चाहिए, उनके प्रशासन और पुलिस वालों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। और इस तरह के जो हथकंडे हैं, जो अब पीड़िता को बदनाम करने के इरादे से किए जा रहे हैं, पीड़िता के घर वालों को धमका कर किए जा रहे हैं, इससे बचना चाहिए। क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार, उसकी छवि और ख़राब होती है कि वो अपराध एक तो होने दे रही है, फिर अपराधियों को बचा रही है, और जो पीड़ित हैं उन पर दोष डालने की कोशिश कर रही है। इसीलिए नार्को टेस्ट की बात कर रही है पीड़ितों की, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। नार्को टेस्ट होता है अपराधियों का, लेकिन यहाँ पर धमकाया जा रहा है। इसीलिए घर वाले मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के देखरेख में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भरोसा नहीं है, सीबीआई का भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं सीबीआई तो तोता है, पिंजरे में बंद, केंद्र सरकार के पीएमओ के अधीन है, तो वो वही रिपोर्ट देगी जो योगी सरकार को माकूल लगेगी। तो इसलिए ये न्यायिक जांच की मांग दुरुस्त है। और जो व्यवहार अभी भी विपक्षी दलों के साथ योगी सरकार कर रही है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ किया, जैसे संजय सिंह आपके नेता वहाँ गए थे, उन पर स्याही फेंकी गई, इस तरह से इन घटनाओं को रोका जाना चाहिए। आज़ाद के साथ 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया गया। तो ये जो बदले की कार्रवाई है, परेशान करने की कार्रवाई है, धमकाने की कार्रवाई है, इससे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बाज आना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मलिक की रविवार को पूर्णिया जिले में उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 37 साल के शक्ति मलिक महादलित समाज के नेता थे। यह एफआईआर मलिक की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पति की हत्या राजनीतिक कारणों की वजह से हुई है। मलिक ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जारी करके कहा था कि विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए तेजस्वी यादव ने उनसे चंदा मांगा था और जान से मरवा देने की धमकी दी थी। शक्ति मलिक की हत्या के बाद जेडीयू और बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और आरजेडी पर हमला बोल दिया है। तो जाहिर है कि चुनाव के बीच में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ एक माहौल बन सकता है। और ख़ास तौर पर चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के बारे में ये एक पूर्वाग्रह दुराग्रह लोगों में बना दिया गया है कि वो एक गैर कानूनी ढंग से काम करने वाले लोग हैं, अपराधियों से उनकी संगत है, या आपराधिक प्रवृत्ति की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल करता है। इसलिए ऐसे मौके पर इस तरह की घटना का होना, इस तरह का आरोप लगना चुनाव के बीच में, ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ सकता है। इसका ठीक से काउंटर अगर उन्होंने नहीं किया तो मतदाताओं के मन में ये बात और गहरे बैठ सकती है, और ये बैठाने की कोशिश इस जनता दल यूनाइटेड भी करेगा, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, एलजेपी भी करेगी। जो भी विपक्षी दल हैं वो निश्चित रूप से इस मामले पर कोशिश करेंगे कि लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उनके मन में ये बात बैठाई जाए ताकि वो राष्ट्रीय जनता दल को वोट न दे। तो अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन के सामने कि वो कैसे इस तरह के आरोपों को काउंटर करेंगे, उनसे अपनी पार्टी का, अपने संगठन का बचाव करेंगे। और अगर इससे जो डैमेज होने वाला है, जो बड़ा डैमेज हो सकता है, उसको कैसे कम से कम कर सकते हैं। और अब अगली खबर लेते हैं। बिहार में सियासत उफान पर है और लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के एनडीए से बाहर जाकर जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश इस बारे में बीजेपी आला कमान से सीधी बात करने वाले हैं कि वह एलजेपी को लेकर तुरंत फैसला करें, लेकिन बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। इसे लेकर नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एलजेपी सिर्फ मोहरा है और बीजेपी इस बहाने नीतीश को कमज़ोर करना चाहती है। एलजेपी की ओर से कहा गया है कि वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं हैं और शायद वो एलजेपी को एनडीए में रखने के मामले में कोई फैसला करवा कर ही मानेंगे। देखना होगा कि बीजेपी इस मुसीबत से कैसे निकलती है। तो ये बहुत ऐसा लगता है कि एक गेम प्लान
बीजेपी हाईकमान ने बनाया है, जिसमें जेडीयू को कमज़ोर करना है, नीतीश कुमार को कमज़ोर करना है, ताकि चुनाव परिणाम कुछ इस तरह के आए जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और वो जेडीयू को दरकिनार करके नेतृत्व सरकार का हासिल कर सके। जेडीयू थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी तो सत्ता पर नियंत्रण भी उसी का होगा और जेडीयू का दावा कमज़ोर होगा। तो ये एक पूरी कोशिश एलजेपी के ज़रिए की जा रही है। एलजेपी को एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर उतारा जा रहा है। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है बड़े पैमाने पर। ये कि एलजेपी को मौन सहमति बीजेपी हाईकमान से मिली हुई है कि वो इस तरह की भूमिका में काम करे। और एलजेपी के जिस तरह के बोल रहे हैं, जिसमें वो मोदी तेरे से बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं वाले नारे लगवा रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं, उनसे साफ दिख रहा है कि वो वोट कटवा की भूमिका में निभाने में के लिए तैयार है और बीजेपी उनके कंधे का इस्तेमाल कर रही है। ऐसी सूरत में हो सकता है कि एलजेपी को थोड़ा फ़ायदा भी हो, क्योंकि पिछली बार वो 2 सीटें ही हासिल कर पाई थी, उसके पहले 4 सीटें हासिल कर पाई थी। इस महागठबंधन में रहने का उसे विशेष लाभ उस तरह से नहीं हो रहा था और इस बार सीटें भी चूंकि कम की जा रही थी, तब तो और भी नुकसान होना था। तो इस सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने से हो सकता है कि उसकी सीटों में कुछ इजाफा हो जाए और सत्ता में उसकी दावेदारी थोड़ा बढ़ जाए। तो एक तो ये रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन दूसरा बड़ा गेम प्लान बीजेपी का है और वो है जेडीयू को कमज़ोर करना और चुनाव के बाद अगर अनुकूल स्थितियां बनती हैं तो जेडीयू को तोड़ लेना, जेडीयू को अपने में मिला लेना। ये तमाम तरह के विकल्प बीजेपी के हाईकमान ने सोच रखे हैं और इसलिए नीतीश कुमार के लिए अब ये करो या मरो की स्थिति है। पहले तो वो एलजेपी को एनडीए से बाहर करवाएंगे, रामविलास पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए कहेंगे, ताकि ये स्पष्ट मैसेज जाए कि एलजेपी एनडीए का घटक नहीं है। अभी एनडीए का घटक है, वो बस ये कह रहा है कि जेडीयू के खिलाफ है हम। ऐसे में जाहिर है कि अब नीतीश कुमार के पास केवल अभी का समय है जब वो आक्रामक होकर अपनी बातें मनवा सकते हैं। एक बार वोट पड़ने के बाद फिर उनकी बीजेपी हाईकमान सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि अब नीतीश कुमार को डंप करना है, कूड़ेदान में फेंक देना है, बशर्ते वैसी परिस्थितियां चुनाव के बाद बन जाएं और उस वैसी परिस्थितियां निर्मित करने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है। आज की आखिरी खबर लेते हैं। देश भर में कृषि कानूनों को लेकर चल रही सियासत के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा और पंजाब में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन को धार देने की कोशिश की है। पंजाब में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पर बैठकर लंबी रैली निकाली और किसानों को भी संबोधित किया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी कानून बनाकर कारपोरेट घरानों अंबानी और अडानी की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही इन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और कई अन्य राज्यों में किसान इन कानूनों के विरोध में सड़क पर है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है और ये कानून किसानों के हित में है। तो ये इस खबर को आप कई तरह से देख सकते हैं। एक तो किसानों के आंदोलनों को अपना समर्थन देने के लिए, अपनी उपस्थिति से किसानों को उत्साहित करने के लिए राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर पर बैठ के घूम रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कांग्रेसियों के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए, जो हाथरस में अभी बहुत आक्रामक ढंग से एक मोर्चा जीत चुकी है। अब दूसरे मोर्चे पर राहुल गांधी फिर सक्रिय हो गए हैं। तो एक तो ये है, इसके राजनीतिक अभिप्राय भी हैं। पंजाब और हरियाणा में अब कांग्रेस अपनी पैठ बनाने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरा संघर्ष कर रही है और किसान आंदोलन का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। किसानों की चिंताएं भी वो व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों को ख़त्म कर दिया, कमज़ोर कर दिया, उसी तरह से अब ये कानून किसानों को कमज़ोर कर रहे हैं और जो लेबर कानून में बदले गए हैं उनसे मज़दूरों पर हमला किया जा रहा है। तो किसान, मज़दूर, इन सब को वो अपने इशारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक जाकर कहा कि उनकी सरकारें इन कानूनों को रद्द कर देंगी। जहाँ भी राज्य सरकारें हैं उसके लिए पूरा कांग्रेस हाईकमान ने एक योजना बनाई है कि वो सारे राज्य, कांग्रेस शासित राज्य, इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि वैसे भी राज्य का विषय है। इसमें केंद्र अपने कानून नहीं थोप सकता है। ये राज्य सरकार चाहे
तो उसे खारिज भी कर सकती हैं। तो उसकी भी एक रणनीति, तो किसानों को लुभाने की, पटाने की, समझाने की, अपने साथ लाने की कोशिश राहुल गांधी इस रैली के जरिए कर रहे हैं। कितनी सफलता मिलती है आने वाले चुनाव में भी पता चलेगा। हरियाणा में जहां पर खट्टर की सरकार है वो भी कुछ डावाडोल हो रही है, जो जेजेपी है अगर वो उससे छिटकती है तो हो सकता है कि वहाँ भी कांग्रेस को सत्ता में आने का एक मौका मिल सकता है उसी के साथ मिलकर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर अभी हमारी नज़रें बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वे ऐसा तुरंत कर डालें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरें लेकर उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।